श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने आत्मनेपदी धातुओं को देखा था और सहधातु के रूप लट लकार में किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। बाकी आत्मनेपदी धातुओं की सूची आपको पीडीएफ के रूप में दी गई थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने सहधातु के लट लकार के रूप देखे थे। आइए अब सहधातु के लोट लकार के रूप देखते हैं। रूप आपके सामने है। सहताम सहेताम सहंताम सहस्व सहेथाम सहध्वम सहई सहावहई सहामहई। लट लकार के रूप आपके सामने हैं। उसके साथ लोट लकार के रूपों का मिलान करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लोट लकार के रूप भी कितने सरल हैं। आप देखें, लट लकार प्रथम पुरुष में रूप बने हैं सहते सहेते सहंते। अब आप ए को हटा करके अंत में आम जोड़ दें तो लोट लकार के प्रथम पुरुष के रूप बन जाएंगे। जैसे सहताम, सहेते में ए हटाकर आम जोड़ दिया, सहताम बन गया। सहेते में ए हटा करके आम जोड़ दिया, सहेताम बन गया। और सहंते में भी ए हटा करके आम जोड़ दिया तो सहंताम बन गया। यह लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप है। लट लकार मध्यम पुरुष में आप देखें, एक वचन में सहसे ए हटा करके व जोड़ना है तो सहस्व रूप बन जाएगा। और सहेथे में ए हटा करके आम जोड़ना है तो सहेथाम बन जाएगा। और सहध्वे में ए हटा करके अम जोड़ना है तो सहध्वम बन जाएगा। और उत्तम पुरुष लट लकार में आप देखें, सहे सहावहे सहामहे। अब अंतिम एकार के स्थान पर आप ऐकार कर देंगे तो लोट लकार के उत्तम पुरुष के रूप बन जाएंगे सहई सहावहई सहामहई। तो है ना कितना आसान। यदि लट लकार के रूप याद हैं तो लोट लकार के रूप याद करना अत्यंत आसान है। लट लकार के प्रथम पुरुष में अंत में एकार को हटा करके आम जोड़ देने पर लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप बन जाएंगे। और उत्तम पुरुष में अंतिम एकार के स्थान पर ऐकार जोड़ने पर हमें लोट लकार उत्तम पुरुष के रूप मिल जाएंगे। मध्यम पुरुष में एक वचन में ए हटा करके व जोड़ना है और द्विवचन में ए हटा करके आम जोड़ना है प्रथम पुरुष के समान। और मध्यम पुरुष बहुवचन लट लकार में ए हटा करके हमें अम जोड़ना है तो हमें लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप मिल जाएगा। तो आप ध्यान से एक बार सहधातु के लोट लकार के रूप दोहरा लें। बाकी बची हुई आत्मनेपदी धातुओं के रूप भी सह के अनुसार ही चलते हैं तो वो भी आपको सहजता से याद हो जाएंगे। आइए साथ में लंग लकार के रूप भी देख लेते हैं। सहधातु के लंग लकार के रूप आपके सामने हैं। असहत असहेताम असहंत असहथाः असहेथाम असहध्वम असहे असहावहि असहामहि। लंग लकार के रूप भी याद करने में बहुत ही आसान है। लोट लकार के रूप आपके सामने है। पहले तो एक बात ये ध्यान में रखनी है, जैसे परस्मैपदी धातुओं में लंग लकार में आरंभ में अकार सुनाई पड़ता था, वैसे यहाँ पर भी लंग लकार में आरंभ में अकार सुनाई पड़ेगा। लोट लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन के आरंभ में अ जोड़ने पर लंग लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप बन जाएंगे। जैसे आप देखें, प्रथम पुरुष लोट लकार में रूप है सहेताम, लंग लकार में रूप बन गया असहेताम, केवल आरंभ में अ जोड़ा है। और मध्यम पुरुष द्विवचन में भी रूप है सहेथाम, लंग लकार में आरंभ में अ जोड़ दीजिए तो रूप बन जाएगा असहेथाम। और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है सहध्वम, आरंभ में अ जोड़ दीजिए तो लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा असहध्वम। अब लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन में अंत में से आम हटा देना है और अ रखना है और आरंभ में भी अ जोड़ देना है तो आपको लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और बहुवचन का रूप बन जाएगा असहत और असहंत। और लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में ऐ हटा करके ई जोड़ देना है, आरंभ में अ लगाना है तो हमें लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का रूप मिल जाएगा।
जैसे लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में रूप है सहा वही सहा मही, तो लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप है असहा वही असहा मही। और लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में अंत में ऐ है, उसके स्थान पर लंग लकार में ए हो जाता है, रूप बन जाता है असहे। इस प्रकार सह धातु के लोट लकार के रूप अच्छी तरह से याद हो जाने पर लंग लकार के रूप याद करना बहुत ही आसान है। आइए आत्मनेपदी उपसर्ग सहित अर्थात सोपसर्ग धातुओं के लंग लकार के रूप देख लेते हैं, क्योंकि संधि के कारण थोड़ा रूप में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन कैसे होता है वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो संधियाँ आप पढ़ चुके हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आगे आने वाली धातुओं में स्वयं ये परिवर्तन आप कर सकते हैं। धातु है अपपूर्वक वेष्ट धातु, अर्थ है आवरण हटाना। अपवेष्ट धातु के रूप चलाने के लिए हमें वेष्ट धातु के पूर्व में अप जोड़ना है, तो वेष्ट धातु का लंग लकार का रूप बनता है अवेष्टत। इसके पूर्व में अप उपसर्ग लगा देंगे, तो अब यहाँ पर अप का अंतिम अकार और अवेष्टत का आरंभ में अकार जो है दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः रूप बन जाएगा अपावेष्टत। द्विवचन में रूप बनेगा अपावेष्टेताम। सोपसर्ग धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन के दो दो रूप में आपको दिखाती जाऊंगी, जिससे कि आपको रूप चलाने में बाद में सुविधा हो, तो यह बात ध्यान में रखेंगे। आगे आने वाली धातुओं में दो दो जो रूप बताए जाएंगे वो प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन के होंगे। आगे धातु है विद्युत। द्युत धातु का लंग लकार में रूप बनता है अद्योतत, पूर्व में वी उपसर्ग है और वी का ई और अद्योतत का अ दोनों के बीच में यण संधि होकर के रूप बन जाता है व्यद्योतत व्यद्योतेताम। आगे धातु है एध। एध धातु में यद्यपि कोई उपसर्ग नहीं है, किंतु उनका लंग लकार का रूप थोड़ा अलग है, इसलिए बताया जा रहा है। लंग लकार में रूप बनेगा ऐधत ऐधेताम। ध्यान रहे ऐ उच्चारण करना है, ए उच्चारण नहीं करना है। आगे धातु है उत्पूर्वक डी। डी धातु का लंग लकार में रूप बनता है अडीयत। अडीयत रूप के आगे हमें उत उपसर्ग जोड़ना है, संधि के कारण यहाँ पर उत के तकार को दकार हो जाएगा, उसके साथ अडीयत जोड़ करके रूप बन जाएगा उदडीयत उदडीयेताम। डी धातु का दूसरा रूप बनता है अडयत, उसके पूर्व में भी उद जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा उदडयत उदडयेताम। आगे धातु है आपूर्वक काश। काश धातु का लंग लकार का रूप है अकाशत, पूर्व में आ जोड़ देंगे, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, रूप बनेगा आकाशत आकाशेताम। आगे धातु है अवपूर्वक स्रंस। स्रंस धातु का लंग लकार में रूप बनेगा अस्रंसत, पूर्व में अव उपसर्ग जोड़ेंगे, अव के अंतिम अकार और अस्रंसत का आरंभ में अकार दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बन जाएगा अवास्रंसत अवास्रंसेताम। आगे धातु है ऊह। ऊह में कोई उपसर्ग नहीं है, पर इसके रूप थोड़े भिन्न चलते हैं, इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऊह धातु का लंग लकार में रूप बनेगा औहत औहेताम। ध्यान रहे ओहत नहीं बोलना है, औ बोलना है। आगे धातु है आपूर्वक स्वद। स्वद धातु का लंग लकार में रूप बनता है अस्वदत, पूर्व में आ है, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बन जाएगा आस्वदत आस्वदेताम। आगे धातु है आपूर्वक स्वाद। स्वाद धातु का लंग लकार में रूप बनेगा अस्वादत, पूर्व में आ है, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बन जाएगा आस्वादत आस्वादेताम। आगे धातु है उत्पूर्वक लंग। लंग धातु का लंग लकार में रूप है अलंगत, पूर्व में उत है, उत उपसर्ग को संधि के कारण दकार हो जाएगा, उद के साथ अलंगत को जोड़ करके लंग लकार में रूप बन जाएगा उदलंगत उदलंगेताम। ध्यान में रहे लट लकार में हमने उत के तकार को लकार करके रूप बनाया था उल्लंगते। लोट लकार विधिलिंग और लृट लकार में भी उत के तकार को यहाँ पर लकार हो जाएगा, पर लंग लकार में उत के तकार को लकार नहीं होगा, दकार हो जाता है, अतः यहाँ पर उदलंगत रूप बनेगा, उल्लंगत रूप नहीं बनाना है। आगे धातु है आपूर्वक शंस। शंस धातु का लंग लकार में रूप बनेगा अशंसत, पूर्व में आ है, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होगी, अतः रूप बन जाएगा
आशंसत आशंसेताम। आगे धातु है आपूर्वक शंक। शंक धातु का लंग लकार का रूप है अशंकत। पूर्व में आ है, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के लंग लकार में रूप बनेगा आशंकत आशंकेताम। आगे धातु है आपूर्वक रभ। रभ धातु का भी लंग लकार में रूप है अरभत। पूर्व में आ है, आ और अरभत के अ दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बनेगा आरभत आरभेताम। आगे धातु है प्रपूर्वक यत। यत धातु का लंग लकार में रूप बनता है अयतत। पूर्व में प्र है, प्र का अकार और अयतत इसका आकार दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के लंग लकार में रूप बनेगा प्रायतत प्रायतेताम। आगे धातु है ईक्ष। ईक्ष में कोई उपसर्ग नहीं है पर इसका भी रूप थोड़ा अलग चलता है, इसलिए यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं। ईक्ष धातु का लंग लकार में रूप बनेगा ऐक्षत ऐक्षेताम। ध्यान में रहे, ऐक्षत बोलेंगे, एकक्षत नहीं बोलेंगे। आगे धातु है विपूर्वक ईक्ष। ईक्ष धातु का लंग लकार का रूप अभी हमने देखा ऐक्षत। पूर्व में वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग के इकार के बाद ऐक्षत का ऐकार अच है, अतः यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अतः विपूर्वक ऐक्षत धातु का रूप बन जाएगा व्यैक्षत व्यैक्षेताम। आगे धातु है समपूर्वक ईक्ष। यहाँ पर भी ईक्ष धातु का लंग लकार का रूप है ऐक्षत। यहाँ कोई संधि नहीं है, सम के मकार के साथ ऐक्षत के ऐकार को जोड़ करके लिखा जाता है, अतः लंग लकार में रूप बनेगा समैक्षत समैक्षेताम। परिपूर्वक ईक्ष धातु। ईक्ष धातु का लंग लकार का रूप ऐक्षत है, पूर्व में परि है। परि उपसर्ग का अंतिम इकार, उसके बाद ऐक्षत का ऐकार अच होने से यहाँ पर भी यण संधि प्राप्त है, तब धातु का लंग लकार में रूप बन जाएगा पर्यैक्षत पर्यैक्षेताम। आगे धातु है प्रपूर्वक ईक्ष। ईक्ष धातु लंग लकार में रूप है ऐक्षत, पूर्व में प्र उपसर्ग है। यहाँ पर अ वर्ण के बाद ऐकार आया है, अतः वृद्धि संधि होगी, तो प्र और ऐक्षत के बीच में वृद्धि संधि होकर के रूप बनेगा प्रैक्षत प्रैक्षेताम। आगे धातु है निरपूर्वक ईक्ष। ईक्ष धातु का लंग लकार का रूप ऐक्षत है, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, निर के साथ ऐक्षत जोड़ करके रूप बन जाएगा निरैक्षत निरैक्षेताम। आगे धातु है विपूर्वक स्मी। स्मी धातु का लंग लकार में रूप बनता है अस्मयत। पूर्व में वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग का अंतिम इकार के बाद अस्मयत का अकार अच आया हुआ है, अतः यहाँ पर यण संधि होगी और यण संधि होकर के लंग लकार में रूप बनेगा व्यस्मयत व्यस्मयेताम। आगे धातु है परापूर्वक अय। अय धातु का लंग लकार में रूप बनता है आयत। पूर्व में परा है, परा के रेफ को लकार आदेश होकर के पल्ला बन जाता है। अब पला में अंतिम आकार और आयत इसका आकार दोनों मिलकर के सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः लंग लकार में रूप बनेगा पलायत पलायेताम। लंग लकार के अन्य रूप भी सह धातु के लंग लकार के अनुसार चला लें तो आपने देखा, यदि हमें सह धातु का लट लकार अच्छी तरह से याद है तो लोट लकार याद करने में कोई कठिनाई नहीं, और यदि लोट लकार याद है तो लंग लकार तो स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आप चिंता न करें, धीरे धीरे इनको दोहराते रहें, अपने आप ये याद होते चले जाएंगे। और जब तक याद नहीं है तब तक आप इनको देखते हुए प्रयोग करें, किंतु प्रतिदिन ध्यानपूर्वक एक बार अवश्य दोहराएं, जिससे कि आपको शीघ्रता से याद हो जाए। श्लोक में इस तरह के वाक्यों का हम बहुधा प्रयोग करते हैं, जैसे कितने बच्चे हैं, कितने कपड़े हैं, कितने दिन हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी रोटियां हैं। इन सब वाक्यों में कितना इस शब्द के द्वारा संख्या पूछी जा रही है, तो संस्कृत में कितना इसका अनुवाद करने के लिए हमें कति प्रातिपदिक का प्रयोग करना होता है। आपका एक बात पर ध्यान गया होगा, हिंदी में आप देखें कितना शब्द का जिनके साथ संबंध है वो सब के सब बहुवचन में है, जैसे कितने बच्चे, कितने कपड़े, कितने दिन, कितनी लड़कियां, कितनी रोटियां। इन वाक्यों में बच्चे, कपड़े, दिन, लड़कियां, रोटियां सब बहुवचन में है, अतः इसका विशेषण कितना, इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। तो हमेशा कितना शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रयुक्त कति प्रातिपदिक के रूप भी बहुवचन में ही चलते हैं।
तो कति प्रातिपदिक के बहुवचन के रूप आपके सामने हैं, अत्यंत सरल है। रूप इस प्रकार है, कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु। एक बात ध्यान रखेंगे, कति प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। आइए वाक्य में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है देखते हैं। वाक्य है, परीक्षा के लिए कितने दिन बचे हैं। वाक्य की मुख्य क्रिया है का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे। क्या है, दिन है। दिन है क्रिया का कर्ता है। दिन के अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कितने दिन, कितने यह दिन का विशेषण है, अतः जो लिंग विभक्ति वचन दिन का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे वही लिंग विभक्ति वचन हम कितना इसका अनुवाद करने के लिए प्रयोग करेंगे। दिन का अनुवाद करने के लिए हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अतः कितना इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें कति प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कति का संबंध किसी लिंग से नहीं है, अतः हमें केवल विभक्ति और वचन ही देखना है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है कति। दिन का अनुवाद करेंगे दिनानि, तो कितने दिन इसका अनुवाद होगा कति दिनानि। शेष वाक्य है, परीक्षा के लिए बचे। बचे जो शब्द है वह भी दिन का विशेषण है। इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए अवशिष्ट प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, यह विशेषण शब्द है। दिन का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया था, अतः बचे इसका अनुवाद करने के लिए अवशिष्ट प्रातिपदिक में भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। परीक्षा के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम परीक्षा प्रातिपदिक से अर्थम शब्द जोड़ करके प्रयोग कर सकते हैं। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, परीक्षार्थम कति दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। दिनानि के अंतिम इकार के बाद अवशिष्ट का अकार होने से यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, तो वाक्य बनेगा परीक्षार्थम कति दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। यदि परीक्षा के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा परीक्षायै कति दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। और के लिए का अनुवाद करने के लिए हम कृते अव्यय के साथ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य का अनुवाद होगा परीक्षायाः कृते कति दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। आगे वाक्य है, और कितनी चॉकलेट हैं। यहाँ पर भी मुख्य क्रिया है जिसका अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे। क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट यहाँ पर है क्रिया का कर्ता है। चॉकलेट को संस्कृत में चाकलेह कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कितनी यह चॉकलेट का विशेषण है। चॉकलेट का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अतः कितनी इसका अनुवाद करते समय कति प्रातिपदिक में हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। कति का लिंग से कोई संबंध नहीं है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा कति। और इसका अनुवाद करने के लिए हम देख चुके हैं अन्य सर्वनाम का प्रयोग करना है, और यह भी चॉकलेट का विशेषण है, अतः और का अनुवाद करने के लिए अन्य सर्वनाम में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अन्य कति चाकलेहाः सन्ति। आगे वाक्य है, इतनी ही है। इतनी लड़कियों के लिए और कितनी चाहिए। प्रथम वाक्य है, इतनी ही है। इतनी क्या है, चॉकलेट है, अर्थात इतनी जो शब्द है वो चॉकलेट का विशेषण है, और है क्रिया का कर्ता भी यहाँ पर चॉकलेट ही है। इतना इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए एतावत विशेषण का प्रयोग होता है। इतनी क्योंकि चॉकलेट का विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए एतावत प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। एतावत यह तकारांत है, तकारांत पुल्लिंग के रूप भवत के अनुसार चलते हैं, अतः इतनी ही है इसका अनुवाद होगा एतावन्तः एव सन्ति। हिंदी में तो हम चॉकलेट के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, पर संस्कृत में चॉकलेट का अनुवाद चाकलेह होता है, जो कि अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आगे वाक्य है, इतनी लड़कियों के लिए और कितनी चाहिए। यहाँ पर मुख्य क्रिया है चाहिए। चाहना, इसके लिए संस्कृत में धातु है अपपूर्वक ईक्ष। ईक्ष धातु के कई रूप हम देख चुके हैं। ईक्ष धातु से पूर्व में यदि अप उपसर्ग लगा देंगे तब धातु का अर्थ हो जाएगा चाहना। इसको हम नहीं देख पाएंगे, तो इसको भी आप अपनी सूची में जोड़ सकते हैं। अपपूर्वक ईक्ष धातु के रूप चलेंगे अपेक्षते, अपेक्षताम, अपैक्षत। तो यहाँ पर लट, लोट, लंग 3 लकार के रूप आपको दिए हैं, तदनुसार बाकी के रूप आप चला लेंगे। वाक्य में यह अंडरस्टूड है कि चाहिए क्रिया का कर्ता है चॉकलेट, अर्थात वाक्य हमारा इस प्रकार है, इतनी लड़कियों के लिए और कितनी चॉकलेट चाहिए। तो मुख्य कर्ता है यहाँ पर चॉकलेट,
कितनी उसका विशेषण है। अतः जो लिंग विभक्ति वचन चॉकलेट का अनुवाद करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हमें कितनी इसका अनुवाद करते समय कति में करना है। तो चॉकलेट का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का यहाँ प्रयोग करेंगे। अतः कितनी इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें कति प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। और जो है वो भी चॉकलेट का ही विशेषण है। अतः उसका अनुवाद करते समय हमें अन्य सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है। अतः और कितनी चाहिए इसका अनुवाद होगा अन्य कति अपेक्षन्ते। शेष वाक्य है इतनी लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम बालिका स्त्रीलिंग प्रातिपदिक चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इतनी जो है वो लड़कियों का विशेषण है। अतः इतनी इसका अनुवाद करते समय हम स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। इतना इसका अनुवाद करने के लिए अभी हमने देखा था एतावत विशेषण का प्रयोग होता है। एतावत विशेषण का स्त्रीलिंग में रूप बन जाता है एतावती। एतावती चतुर्थी बहुवचन में रूप बनेगा एतावतीभ्यः। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा एतावतीभ्यः बालिकाभ्यः अन्य कति अपेक्षन्ते। कति और अपेक्षन्ते इसके बीच में आप यण संधि कर सकते हैं। के लिए का अनुवाद करने के लिए कृते के साथ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। तब वाक्य का अनुवाद होगा एतावतीनां बालिकानां कृते अन्य कति अपेक्षन्ते। के लिए का अनुवाद करने के लिए हमने देखा है अर्थम शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं, पर हमें ध्यान रखना है यदि विशेषण का प्रयोग हुआ है तो हमें अर्थम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, केवल चतुर्थी और कृते के साथ षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। आगे वाक्य है कितने महीनों में यह काम पूरा होगा। वाक्य में मुख्य क्रिया है होगा, उसका अनुवाद करने के लिए हमें भू धातु का प्रयोग करना है। भविष्यत काल होने से हमें लृट लकार का प्रयोग करना है। क्या होगा, काम होगा। तो काम करता है, काम को संस्कृत में कार्य कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कौन सा काम, यह काम। तो यह काम का विशेषण है। यह का अनुवाद करने के लिए इदम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कैसा काम, पूरा। पूरा भी जो है वो काम का विशेषण है, इसलिए पूरा का अनुवाद करने के लिए भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। पूरा इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पूर्ण विशेषण का प्रयोग होता है। महीनों में यह कालाधिकरण है, काम के काल को बता रहा है और कालाधिकरण में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। महीने इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में मास अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। कितने, यह महीनों का विशेषण है। महीनों में इसका अनुवाद करने के लिए क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः कितने इसका अनुवाद करने के लिए अब हमें कति प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा कतिषु मासेषु इदम कार्यम पूर्णम भविष्यति। मासेषु इदम, यहाँ पर यण संधि होकर के वाक्य बन जाएगा कतिषु मासेषु इदम कार्यम पूर्णम भविष्यति। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। सजावट के लिए और कितने गुब्बारे लाऊं। मुख्य क्रिया है लाऊं। लाऊं का अनुवाद करने के लिए आंग पूर्वक नी धातु का प्रयोग करना है। लाऊं, खाऊं, जाऊं आदि क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या लाना है, गुब्बारे लाने हैं। गुब्बारे जो है वो लाने की क्रिया के कर्मकारक हैं। गुब्बारे को संस्कृत में वात गोल कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कितने जो है वो गुब्बारे का विशेषण है, अतः उसमें भी हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी कति रूप ही बनेगा और यह भी गुब्बारे का ही विशेषण है, अतः उसका अनुवाद करने के लिए भी हमें अन्य सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। सजावट को संस्कृत में अलंकरण कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। यहाँ पर सजावट का कोई विशेषण प्रयोग नहीं किया गया है, अतः के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम अलंकरण के साथ अर्थम शब्द को जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा अलंकरणार्थम अन्यान कतिवात गोलान आनयानि। जब के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद होगा अलंकरणाय अन्यान कतिवात गोलान आनयानि। यहाँ पर अलंकरणाय और अन्यान दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के वाक्य बनेगा अलंकरणायान्यान कतिवात गोलान आनयानि। जब हम कृते के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा अलंकरणस्य कृते अन्यान कतिवात गोलान आनयानि। तो इस प्रकार कति प्रातिपदिक का प्रयोग किस प्रकार करना है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।
यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे